many battles and were much मुख्यमंत्री धामी को धन्यवाद ज्ञापित करने पहुंचे उपनलकर्मियों ने मुख्यमंत्री धामी के समर्थन में लगाए जमकर नारे। नियमितीकरण पर ठोस नीति बनाने पर जताया आभार। राज्य मंत्री अजय समटा ने की विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। योजनाओं में गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन और समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस ने संगठनात्मक स्तर पर तेज की तैयारियां। अल्मोड़ा में जिला कार्यकारिणी की बैठक में बनी रणनीति। कांग्रेस नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लिया भाग। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर प्रशासन ने एक सप्ताह में अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। एडीएम ने कहा दुकानदार अभिलेखों से मिलान कर लें जिससे कि सड़क चौड़ीकरण में तेजी आए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट के इस बुलेटिन में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते सीधा उत्तराखंड की खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं चारधाम यात्रा के साथ, जिसे कि सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए सरकार तैयारियों में कर रही है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। खासकर सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पर कई सारे आपदा ग्रसित क्षेत्र हैं। पिछली बार भी यात्रा के समय आपदा आई थी, हालांकि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया और ऐसे में यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम पूर्ण कोशिश है सरकार की कि जो भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आ रहा है, विश्व में कहीं से भी आ रहा है, उसको अच्छी सुविधाएं मिलें, सुगम हो उसकी यात्रा। बाबा केदार का उसको, बाबा बद्री विशाल का उसको आशीर्वाद मिले, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम का आशीर्वाद मिले। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 तारीख को एक समीक्षा बैठक ली थी देहरादून में, और 10 तारीख को ओखीमठ में मैंने भी एक समीक्षा बैठक ली थी चारधाम यात्रा की, जिसमें हमने सारे स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। डंडी गंडी वाले थे, हमारे होटल एसोसिएशन वाले थे, हमारे टैक्सी यूनियन वाले थे, एसएसजी की महिलाएं थीं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की प्राथमिकता है चारधाम यात्रा। उत्तराखंड की कहीं ना कहीं शान से जुड़ा हुआ चारधाम यात्रा जुड़ती है। तो हम चाहते हैं कि जो भी यात्री यहाँ पर आए उसके लिए यात्रा अच्छी हो, सुगम हो, उसको आशीर्वाद मिले बाबा केदार का। टेरी में एनीमिया से पीड़ित किशोरियों के लिए 18,700 आयरन लड्डू तैयार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बाल विकास विभाग और स्वयं सहायता समूह के बनाए जा रहे 50 ग्राम आयरन लड्डू में कई खाद्य पदार्थों का मिश्रण है। वहीं समूह की महिलाएं आयरन लड्डू बनाकर आत्मनिर्भरता की मिसाल भी कायम कर रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री धामी की तमाम विकासकारी योजनाओं के समूह से किए गए मातृशक्ति अपने आप को सशक्त कर रही हैं। तो बात करें रुद्रपुर की, तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को भव्य रूप देने के लिए अंबेडकर युवा मंच के कार्यकर्ताओं के साथ विधायक शिव अरोड़ा ने अपने कार्यालय पर कार्यक्रम की तैयारी व रूपरेखा को लेकर एक प्रेस वार्ता की है। विधायक ने बताया कि अंबेडकर जयंती से पूर्व हर वर्ष निकलने वाली शोभा यात्रा की तैयारी जोरों शोरों से की जा रही है। तो विधायक ने बताया कि शोभा यात्रा भव्य होने जा रही है, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित कई झांकियां शोभा यात्रा में आकर्षण का केंद्र रहेंगी। रुद्रपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा मंच के द्वारा 13 अप्रैल दिन रविवार को अपराह्न 3 बजे से एक भव्य शोभा यात्रा आदर्श कॉलोनी से आरंभ होगी, जो पूरे नगर का भ्रमण करेगी। उस शोभा यात्रा में हजारों हजार युवा भाग लेंगे। साथ ही साथ वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जीवन पर बहुत सारी झांकियां आधारित होंगी उसमें, और एक शोभा यात्रा इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित। तो बागेश्वर की गरुड़ में 13 करोड़ की लागत से अवैध पेयजल योजना बनाई गई थी। 2 दिन की बरसात में ही फिल्टर टैंक में मलबा घुसने की वजह से पानी प्रदूषित हो गया।
और गंदे पानी की आपूर्ति की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी आशीष भटकाई ने जल निगम को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं उप जिलाधिकारी जितेंद्र वर्मा ने प्रभावित क्षेत्रों को औचक निरीक्षण कर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था की स्थिति की गहन समीक्षा की है। आज जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल निगम के साथ मौके का निरीक्षण किया गया और मौके पे हमने देखा कि वहाँ पे कुछ वायर क्रेट्स जो थी वो डिस्टर्ब थी और फिल्टर मीडिया जो था वो ख़राब हो रखा था, जिस वजह से कुछ पानी ऐसा पंप हाउस में चला गया था। परंतु हमने वहाँ पे मौके में जो सैंपल है अभी पानी वहाँ पे बिल्कुल ठीक हो गया है और आज सुबह से कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। और हमने जो उसका एक सैंपल आज ले लिया है उसको अभी हम सील करके जो है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो लैब बनी हुई है उसमें उसको सैंपलिंग की जाँच के लिए भेज देंगे। तो रुद्रपुर में बिजली नियामक आयोग ने बिजली के दरों में 5.62% की बढ़ोतरी करने की मंजूरी दे रही है। और ऐसे में भाजपा विधायक शिव अरोड़ा ने बताया कि नियामक आयोग में अपील की जा रही है। इसके साथ ही बिजली विभाग में भी नवीनीकरण उच्चीकरण के साथ तकनीकी आवश्यकताएं भी पूरी हों, उसको संतुलन बनाने का सरकार का प्रयास है। वही सरकार का प्रयास है कि न्यूनतम भार लोगों पर पड़े, इसको ध्यान में रखते हुए फैसला लिया जाएगा। जो हमारे उत्तराखंड के अंदर मध्यम वर्ग और निर्धन वर्ग है उस पर न्यूनतम भार पड़े और साथ ही साथ जो विद्युत विभाग है उसका नवीनीकरण, उसका उच्चीकरण, उसकी तकनीकी आवश्यकता है वो भी पूरी होती रहे, इसके संतुलन बनाने का सरकार का प्रयास है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बिजली के दाम है उनके संतुलन के साथ ही नियामक आयोग के सामने से होने के बाद निर्धारित होंगे। हल्द्वानी में हनुमान जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि काठगोदाम स्थित हनुमानगढ़ी में 281 किलो के लड्डू का प्रसाद बजरंगबली को चढ़ाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्त वहां पहुंचे जिन्होंने हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान जी के दर्शन किए। वहीं आयोजकों ने बताया कि हर साल हनुमान जयंती के मौके पर विशाल पूजा अर्चना और भंडारे का आयोजन किया जाता है। हमारे हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत कालूगिरी महाराज जी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और गब्बरगिरी महाराज जी द्वारा और समस्त क्षेत्रवासियों द्वारा इस हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 281 के लड्डू का भोग, साथ में बहुत भव्य भंडारा और एक भव्य शोभा यात्रा जो हमारे काठगोदाम क्षेत्र में भ्रमण करी। और इस क्षेत्र में हनुमान जी के इस जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में करीब 20 से 25 साल से लगातार इस जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके लिए समस्त क्षेत्रवासी का सहयोग और आशीर्वाद प्रदान हो। 281 किलो का लड्डू यहाँ बना है और हर साल यहाँ पर भव्य भंडारा होता है, हनुमान उत्सव मनाया जाता है। और हमारे महाराज जी श्री कालूगिरी महाराज जी हमारे गुरुजी हैं, उनके माध्यम से सारा ये कार्यक्रम चलता है और बढ़िया भव्य कार्यक्रम हो रहा है। शोभा यात्रा निकली, उसमें बहुत भव्य करके शोभा यात्रा निकली। जय श्री 150-200 साल पुराने होंगे आपकी प्राचीन हनुमान जी, इसीलिए यहाँ हनुमानगढ़ी की बहुत मान्यता है भगवान। इसीलिए भगवान हनुमान जी को तो मानते ही है, रुद्र है वो तो, भयंकर शंकर रुद्र है, सबके कष्ट दूर होता है हनुमान जी महाराज। हाँ भगवान, इसीलिए बाबा का दिन हो रहा है तो आज सभी उनकी चहल महल चल रही है, भक्त भगवान की जय जयकार हो रही है। और लड्डू का भोग लगा है आपके है 251 किलो का, कितने का है भगवान? पाल साहब ने हमारे लगाया भगवान हनुमान जी के नाम से। हनुमान जी सबका कष्ट दूर करे, सबको आनंद मंगल में रखे। हरिद्वार के अनेकी गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को घटिया क्वालिटी का मिड डे मील परोसा जा रहा है। इसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मच गया। वहीं बहादुराबाद के खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में अनियमितताओं को देखकर खंड शिक्षा अधिकारी ने स्कूल के प्राध्यापिका रीति चौहान को तत्काल पद से हटा दिया और नोटिस जारी कर उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। तो नैनीताल में हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर श्री राम सेवक दल और हनुमान भक्तों ने भगवा ध्वज फहराया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया, जिसमें कि स्थानीय लोगों के साथ बड़ी संख्या में पर्यटकों ने भी शिरकत की। सेवा दल ने डीएसए मैदान में ध्वजारोहण कर नैना देवी मंदिर में हनुमान जी को 101 किलो लड्डू का भोग लगाया, जिसके बाद सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया है। बता नहीं सकता हूँ कितनी प्रसन्नता की अनुभूति हुई है कि हनुमान जी ऐसा लग रहा है साक्षात मैंने यहाँ दर्शन किए हैं, क्योंकि ये जो दर्शन होते हैं ये भी बड़े पुण्य भाव से प्राप्त होते हैं।
और इन लोगों ने आयोजन भी इतना अच्छा किया है कि दिल से बस ऐसी अनुभूति हो रही है कि पूरा दिन मैं यहीं व्यतीत करूं यहाँ पर। तो और मेरा परिवार भी बहुत प्रफुल्लित है यहाँ आकर, सब लोग बहुत खुश हैं। मेरा घूमना या नैनीताल आना उससे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य है हनुमान जी के आज के दिन पवित्र उनके दर्शन करने, यहाँ के प्रोग्राम में सम्मिलित होना, प्रभु की आरती तक मैंने अपने हाथों से करी, तो मुझे लगा इससे बड़ा सौभाग्य क्या मेरे लिए हो सकता है। यहाँ नैना देवी के समीप हनुमान दल सेवा द्वारा बनाया जा रहा है और बड़ी धूमधाम से बनाया गया। आप प्रातःकालीन यहाँ 10 बजे से आयोजन शुरू हो गए थे, जिसमें सर्वप्रथम गणेश पूजा, नवग्रह पूजा, हनुमान जी का पूजन, रामचंद्र जी का पूजन किया गया, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तत्पश्चात अब यहाँ पे भव्य पंचा आरती की गई हनुमान जी की। उसके पश्चात अब यहाँ पे माँ नैना देवी के समीप भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता है हनुमान जी। इस कलयुग में प्रकट देवता वही हैं जिनका नाम मात्र लेने से सभी कष्टों का, बड़े से बड़े कष्ट का दूर हो जाता है। देश हो, दुनिया हो, बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी प्रकट है हमारे सामने और आज हम उन्हीं का वंदन करने के लिए, उन्हीं की भक्ति से और उन्हीं की प्रेरणा से सब यहाँ एकजुट हुए हैं। भी प्रार्थना कर रहे हैं शांति सौहार्द का वातावरण देश में बने रहे, बाहर की शक्तियों का जो हमारे देश पे निरंतर कई बार आक्रामकताएं हैं उनसे हम दूर रहें, स्वस्थ रहें, हमारे देश के नागरिक हमारे सनातन प्रेमी धर्म के प्रति और जागरूक हों। तो देहरादून कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। धस्माना ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें गिरी, लेकिन आमजन को राहत नहीं मिली। प्रदेश में बिजली के दाम फिर बढ़े। वहीं उन्होंने आगे कहा कि महंगाई को लेकर कल यानी कि 13 अप्रैल को कांग्रेस राज्य और केंद्र सरकार का पुतला दहन करेगी। तो धर्मनगरी हरिद्वार में 14 अप्रैल को बैसाखी पर्व का आस्था का महाकुंभ लगेगा। लाखों श्रद्धालुओं के गंगा में डुबकी लगाने की संभावना को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह और एसएसपी मरपेंद्र सिंह ढोपाल ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। सुरक्षा के लिहाज से मेला क्षेत्र में आज से पुलिसकर्मी चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे। उसको भी देखा जा रहा है 2-3 साल से कि वीकेंड पे भीड़ बढ़ जाती है। हरियाणा और पंजाब और वेस्टर्न यूपी के श्रद्धालु आते हैं, लेकिन अब 13 और 14 तारीख को बैसाखी के पर्व पर जो स्नान है इस पर काफ़ी भीड़ भाड़ होती है और काफ़ी श्रद्धालु आते हैं स्नान करने के लिए हरकी पैड़ी पे और गंगा जी में। तो उसी के दृष्टिकोण से पुलिस व्यवस्था लगाई गई है, मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। तो पुलिस और मजिस्ट्रेट्स की ब्रीफिंग के लिए आज ये बैठक की जा रही है, जिसमें सभी को ब्रीफ किया जाएगा, उनको उनके दायित्वों से अवगत कराया जाएगा और सभी लोग शक्ति के साथ अपनी ड्यूटी को निभाएं पूरी निष्ठा के साथ में, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। देखिए भीड़ तो घटती बढ़ती रहती है, एग्जैक्ट संख्या नहीं बताया जा सकता, लेकिन हर साल आप देख रहे हैं कि पिछले साल से अधिक ही भीड़ आ रही है। हाँ, बैसाखी के इस मेले में हर वर्ष की भांति इस बार भी काफ़ी भीड़ के आने की संभावना है और पिछले वर्ष रिकॉर्ड भीड़ इसमें आई थी, रिकॉर्ड श्रद्धालु आए थे और साथ में लॉन्ग वीकेंड भी इसमें पड़ रहा है, इसलिए हमें जो अंदेशा है कि इसमें काफ़ी भीड़ इस बार आएगी। उसी के अनुरूप जो हमारी तैयारियां हैं उसमें संपूर्ण मेला क्षेत्र को 4 सुपर जोनों में हमने डिवाइड किया है, जिसमें एडिशनल स्तर के अधिकारी लगे हैं। साथ में 9 जोन और 40 सेक्टरों में से बांटा है। साथ में इनको पीएससी का अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया गया है। प्रत्येक जोन और सेक्टर में वहाँ की आवश्यकताओं के अनुरूप पुलिस बल उपलब्ध करा दिया गया है। तो बागेश्वर में वज्रपात के कारण 26 बकरियों की मौत हो गई। वहीं 20-22 बकरियों की खोजबीन जारी है। वहीं ओलावृष्टि से गेहूं, जौ, मसूर व सब्जी की 50% फसल की क्षति भी हुई। आपको बता दें कि वज्रपात के कारण कई ग्रामीणों के इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी, फ्रिज भी खराब हो गए। वहीं तहसीलदार देवेंद्र कुमार लोनी ने बताया कि कपकोट में हुई बकरियों की मौत का स्थलीय निरीक्षण कर देवीय आपदा के तहत मुआवजा देने की बात कही गई है। बारिश और ओलावृष्टि एवं बिजली चमक होने से ग्राम तोरी में लक्ष्मण सिंह दलुसी के 25 बकरियां बनने की सूचना प्राप्त हुई है। टीम भेजी गई है और भुवन चंद्र जयजर ग्राम कोथिंग के 4 बकरियां मरी हैं तथा थाना में 26 बकरियां हरचंद सिंह सुलभ त्रिलोक सिंह के बताए जा रहे हैं। इसमें पशुपालन विभाग की टीम और हमारे पटवारी गए हुए हैं और उनको तुरंत मतलब उनका पीएम करने उपरांत उनको पैसा वितरित किया। तो जोशीमठ के हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग गोविंद घाट में वैली ब्रिज निर्माण कार्य मौसम के कारण प्रभावित हो रहा है। खराब मौसम को देखते हुए लोक निर्माण विभाग कुछ दिनों के लिए पैनल जोड़ने का काम रोक चुका है।
टलुआघाट संघर्ष समिति के सदस्यों ने विभिन्न गोरखा के नेतृत्व में नगर के व्यापारियों व आमजन से समर्थन जुटाकर आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी। आपको बता दें कि नगर बरसों से पेयजल स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। कहा, इन समस्याओं से नगर का प्रत्येक नागरिक जूझ रहा है, पर समस्याओं के समाधान के लिए न तो सरकार और न ही प्रशासन ने कोई कदम उठाया। बरसों से आश्वासन देकर सिर्फ जनता को ठगा जा रहा है। गोरखा ने कहा कि अब समय आ गया है कि समस्याओं के समाधान व सरकार को नींद से जगाने का। उन्होंने कहा कि जल्द लोहाघाट संघर्ष समिति के बैनर तले एक विशाल जन आंदोलन किया जाएगा। किस वक्त तक, किस समय तक समाधान होगा, ये आज तक किसी को कोई पता नहीं है। साथ साथ में हमारे अभी अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। उसके बाद हमारी लोहावती नदी जो है बिल्कुल प्रदूषित हो चुकी है। आप भी जाते होंगे, हम भी जाते हैं, हमें भी बड़ा दर्द होता है कि जब हम देखते हैं कि एक टाइम उस नदी में लोग नहाते थे और क्या कहते हैं, सब चीज़ बिल्कुल साफ होती थी, वो बिल्कुल पीने योग्य पानी था। और आज के टाइम में उसकी दुर्गति कैसी हो चुकी है, आप भी समझ रहे होंगे। मूलभूत समस्याओं को हम उसके माध्यम से हल करना चाहते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि उसमें सभी वर्गों के लोग, सभी पक्षों के लोग आए। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारी बात को शासन तक पहुंचा के उसका समाधान करें और जो अन्य लोग हैं वो संघर्ष में हमारा साथ दें, ताकि एक सिस्टमैटिक ढंग से ये पूरा आंदोलन हो सके। अल्मोड़ा में ग्रामीणों ने सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। वहीं आंदोलनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा उनका ये आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि पूर्व में भी उन्होंने इसी प्रकार का आंदोलन किया था, जब अधिकारियों ने उन्हें 1 महीने के अंदर समाधान का वादा किया था, लेकिन आज तक 1 साल बीत जाने के बावजूद उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वन निगम के अधिकारी आए थे और म्युनिसिपैलिटी के लोग भी आए थे, लेकिन बाद में आंदोलन स्थल पर बहुत सी बातें होती हैं और कहा सुनी जल संस्थान के यही महोदय के साथ हुई थी, तो बिलों के बाबत और उसके बाद चले गए थे। उस तहसीलदार मैडम को हमने यही कहा था कि जब तक सक्षम अधिकारी हमसे वार्ता ना करें और या ठोस पहल नहीं करें तब तक आंदोलन चालू रहेगा। तो हल्द्वानी में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने की मांग कर रहा है। ऐसे में विद्युत विभाग के स्मार्ट मीटर का कारनामा भी सामने आया, जहां आशा दत्त जोशी के घर 44,60,151 रुपये का बिजली का बिल आ गया। बताया जा रहा है कि विद्युत विभाग के साथ महीने भर पहले एक कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाया था। इसके बाद बिजली का जो बिल उन्हें मिला उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उपभोक्ता ने इसकी शिकायत ऊर्जा निगम से की है, जहां पर अब बिजली विभाग उपभोक्ता की समस्या का समाधान निकालने में जुट गया है। हालांकि बिजली विभाग का कहना है कि जहां पुराने मीटर का रीडिंग LED खराब होने के चलते मीटर रीडिंग में गड़बड़ी हुई, पूरे मामले की जाँच कराई जा रही है और उसमें लापरवाही पाई गई तो मीटर लगाने वाली कार्यदायी संस्था के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। पहला बिल आया, इसमें 46,60,151 रुपये का बिल आया है। ये 10 दिन का बिल है, ये ज़्यादा पुराना भी नहीं है। 700, 800, 900 इस बिल आया था। जो पहले जो चल रहा था, पहले मीटर चल रहा था वही चलने दो उसको। ये फालतू में ये परेशानी वाली मीटर मत लगाओ। 24 मार्च की डेट में हम लोगों ने पुराना मीटर बदल के स्मार्ट मीटर स्थापित किया था। जो पुराना मीटर इनके परिसर से उतारा गया था उसका जो 7 सेगमेंट LED डिस्प्ले होता है उसकी 1 डिजिट के 3 LED खराब थे, जिस कारण से उनके परिसर पर जो 339 फाइनल रीडिंग थी वो 339 की ना होके उसकी फ़ोटो खींचने पर वो फ़ोटो के रूप में 7,03,39 कैप्चर हुआ। हमारे सिस्टम ने उसको 7,03,39 के रूप में आइडेंटिफाई किया। आपको मैं ये उनके मीटर के उस समय जो डिस्प्ले लिया गया था उसकी फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। इसमें पहले डिजिट की LED ख़राब होने की वजह से 0 की जगह 7 फ़ोटो में कैप्चर हुआ है, जिस वजह से उनका बिल ये 46 लाख रुपए का जनरेट हुआ था। उनको मैंने बता दिया है कि आपका बिल वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर रिवाइज़ कर दिया गया है और उनका बिल 330 रुपये का बिल बना है, जिसकी सूचना दूरभाष पर मैंने उनको दे दी है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जल्द लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय साहित्य, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक समाज का पर्व बन चुके विक्रमोत्सव 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की हर पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। 2000 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य के शासनकाल में भारतीय साहित्य, ज्योतिष, गणित और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में भारत का उल्लेखनीय विकास हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में लोक समाज का पर्व बन चुके विक्रमोत्सव 2025 के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं, देश की हर पीढ़ी को सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के अलग अलग पहलुओं से अवगत कराया जा रहा है। इसी श्रृंखला में 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधुनिक तकनीक से खेती का विजन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का किसानों को समृद्ध बनाने का मिशन उत्तर प्रदेश में रंग लाया है। चीनी मिलों का विस्तार, कृषि मंडियों का आधुनिकीकरण, खेती में ड्रोन टेक्नोलॉजी, उर्वरकों के पर्याप्त वितरण ने यूपी में खेती को दिया है लाभ का आधार। आज खरीदी प्रक्रिया से बिचौलिए बाहर हुए तो किसानों को फसल का सही मूल्य मिला और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2,86,00,000 किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से सर्वाधिक 80,000 करोड़ रुपए से अधिक ट्रांसफर किए गए। 2017 से अब तक लगभग 46 लाख गन्ना किसानों को 2,80,000 करोड़ से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान किया गया। किसानों के 36,359 करोड़ रुपए का ऋण मोचन, निम्नतम ब्याज दर पर लोन और ट्यूबवेल्स के लिए फ्री बिजली जैसे निर्णयों ने अन्नदाता के जीवन को बनाया है आसान। परिणाम स्वरूप उत्कर्ष के 8 वर्षों में अनाज, दलहन, तिलहन, सब्जी एवं दुग्ध उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है। डबल इंजन की सरकार, यूपी में किसान खुशहाल। देश के धुरंधरों से बेबाक बातचीत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते सीधा खबरों की ओर, जहां देहरादून में एसटीएफ ने मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने ऊधम सिंह नगर से 4 क्विंटल से ज्यादा गांजों के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया। जब्त गांजे की कीमत 86 लाख रुपए आकी गई। बता दें कि पुलिस ने की आरोपी पेशे से ड्राइवर है। उत्तराखंड से सामान यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा आदि राज्यों में ले जाया करता है। इसी दौरान ड्रग्स की सप्लाई भी करता है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी से पूछताछ में खुलासे की संभावना जताई है। इसी में जो देहरादून में जो हमारी एसटीएफ यूनिट है और कुमाऊं में एसटीएफ यूनिट है और इसमें ऊधम सिंह नगर पुलिस के साथ सहयोग के साथ एक ये रिकवरी हुई है और ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है उत्तराखंड की। इसमें 434 किलोग्राम गांजा रिकवर किया गया है एक ट्रक में और उसमें अलग अलग कैबिन्स, कंपार्टमेंट्स बना के इसको कंसील किया गया था
और इसमें एक राजू अली पुत्र रहमत अली लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ है। इसे अभी भी हमारी पूछताछ चल रही है। और जहाँ पे ये आगे ये डिलीवर करने जा रहा था एक सुरेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति को, उसको भी इसमें अभियुक्त बनाया गया है। और चूँकि जैसे गांजा की कमर्शियल क्वांटिटी 20 किलोग्राम है और ये 434 किलोग्राम है और इसकी मार्केट वैल्यू जो पकड़ा गया गांजा लगभग 86 लाख रुपए है। रुद्रप्रयाग में बारिश से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ। हिमालयी क्षेत्रों में मौसम के बार बार करवट लेने से तापमान में गिरावट हुई, जहाँ एक और लोगों की गर्मी से निजात मिली, वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। हिमालयी क्षेत्रों में बारिश से 6 महीने बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तराखंड में एक बार फिर बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। गुरुवार को प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई, जिस वजह से एक तरफ गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ फसलों को भी भारी नुकसान हुआ। पहाड़ों में ओलावृष्टि से जगह जगह नुकसान की खबरें सामने आई। रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, देहरादून, बागेश्वर और चमोली में भारी बारिश हुई। भारी बारिश और ओलावृष्टि से जगह जगह खेतों में पानी भरने से गेहूं, आलू के साथ सेब की फसल को भी भारी नुकसान हुआ। मौसम विभाग के अनुसार 17 अप्रैल से एक बार फिर मौसम का मिजाज बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ ओले पड़ने की भी संभावना है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, देखिए अभी हमने बोला था कि 12 तारीख तक जो है 9 से लेकर 12 तक एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में मिलेगी। तो 9 में एक शुरुआत थी, लेकिन वो अच्छी एक्टिविटी मिली उस दिन भी, और 10 में भी हमारे ठीक ठाक एक्टिविटी पूरी मिली है। और ओवरऑल देखें इस सीज़न के लिए 1 मार्च से आगे अगर काउंट करते हैं आज की डेट तक जो है, तो हमारा नॉर्मल एक्टिविटी मतलब जो है रेनफॉल अगर अमाउंट वाइज बात करेंगे तो मिली है। हाँ, ये है कि ठीक है, अभी अप्रैल में तो जैसे स्पेल है शुरू हुई है 3-4 दिन की, काफ़ी लॉन्ग स्पेल है, तो ये अच्छी चीज़ हो गई है। लेकिन साथ में ये भी है कि जो मैदानी क्षेत्रों में कहीं गेहूँ जो है तैयार हो गया है, तो उनके लिए थोड़ा कहीं ना कहीं दिक्कत है। जो कट गई फसल है उसको कहीं एकदम सुरक्षित रखना चाहिए। और जैसे मैंने बोला था ये चीज़ें कि जो है जो एक्टिविटी वो 12 तक करीब रहेगी जो है, उसके बाद थोड़ा साफ़ होगा 3-4 दिन, फिर 17-18 से फिर से एक बार सिस्टम जो आएगा फिर एक्टिविटी मिलेगी। तो अभी अगर मैं बात करूं आज और कल के लिए 11 और 12 के लिए, तो इसमें भी जो है जो रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पूरे प्रदेश में ही जो है आज तो बल्कि ज़्यादातर जगहों में वो रहेगी और कल अनेक जगहों तक में वो रहने वाली है। जब आप 13 में जाएंगे तो साफ़ होना शुरू हो जाएगा। न्यूज़ अपडेट के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।